हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब। मैं आपका आफ्ताब सर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए और बहुत ही मज़ेदार की बात होने वाली है। जैसे कि आप बहुत सारे प्रकार के ऐसे सेंटेंस होते हैं फ्यूचर में जो आप नहीं लिख पाते हैं और नहीं आप समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि फ्यूचर एंड डेफिनिट कहते किसे हैं। जब हम फ्यूचर एंड डेफिनिट को समझ जाएंगे तब हमें वह वाक्य समझ में आएगा, फिर हम उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे कि हम जो बोलते हैं वह फ्यूचर में कैसे बोला जाएगा। जैसे अगर हम कुछ करते हैं या बोलते हैं तो प्रेजेंट में होता है, फिर किए थे तो पास्ट में था, लेकिन जो हम करने वाले हैं आगे जो होने वाला है, जो हमारा एक्शन, जो हमारा वर्क फ्यूचर पर डिपेंड है, उसको हम कैसे समझेंगे और कैसे लिखेंगे। तो आइए अब हम फ्यूचर एंड डेफिनिट की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी से आप हमें शेयर कर दें अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी फ्यूचर एंड डेफिनिट को समझने में समर्थ हो जाए। आइए सारे लोग, और हम अब बात करते हैं फ्यूचर एंड डेफिनिट की। तो सबसे पहले हमें समझना है कि फ्यूचर एंड डेफिनिट, फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य। फ्यूचर का अर्थ होता है भविष्य। कहने का अर्थ है कि जो आने वाला समय है, आने वाला समय है, वही हमारा क्या कहलाता है, फ्यूचर कहलाता है। इनडेफिनिट का अर्थ तो हम समझा चुके हैं, अनिश्चित, यानी वह क्रिया जो अनिश्चित होता है, क्योंकि डेफिनिट का अर्थ निश्चित और इनडेफिनिट का अर्थ अनिश्चित होता है। तो हम पढ़ने जा रहे फ्यूचर एंड डेफिनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वॉच अबाउट दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि हमारा फ्यूचर एंड डेफिनिट का डेफिनेशन क्या है। तो हमारा फ्यूचर एंड डेफिनिट का डेफिनेशन अब हम समझने के ओर चलते हैं कि फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो इसका मैं आसान भाषा में भी एक और डेफिनेशन दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान जाइए कि इट डिस्क्राइब, यह सूचित करता है या बताता है ना, एक्शन, क्रिया को, डेट, जो, विल टेक प्लेस इन कमिंग टाइम और इन फ्यूचर। मेरे प्यारे बच्चों, इसका यह अर्थ हुआ कि वह क्रिया या यह दर्शाता है, यह दर्शाता है, यह दर्शाता है उस कार्य को, उस कार्य को जो जो आने वाले समय में होने वाला रहता है। यानी वह, यानी फ्यूचर एंड डेफिनेट उस कार्य को दर्शाता है जो आने वाले समय में होने वाला रहता है। और या क्रिया, क्रिया क्रिया फ्यूचर समय ले, यानी भविष्य का समय या आने वाला समय, आने वाला समय ले, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, वह क्रिया है ना, वह क्रिया जो होगा लेकिन फ्यूचर में होने वाला है या आने वाले समय में होगा, वह हमारा कहलाएगा फ्यूचर एंड डेफिनिट। ठीक है, यह क्रिया तो होता ही है, क्रिया तो सारे टेंस में होता है, लेकिन इसमें ऐसे क्रिया को दर्शाया जाता है जो आने वाले समय में होने वाला है। तो आने वाला समय में होने वाला है यानी फ्यूचर समय को ले रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा फ्यूचर एंड डेफिनिट। ठीक है, या इससे मैं आसान भाषा में एक नोट के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहूंगा कि इसका डेफिनेशन आप ऐसे पढ़ सकते हैं, एन एक्शन, एन एक्शन एक क्रिया, दैट विल बी इन ए फ्यूचर, फ्यूचर
है ना, यानी क्रिया क्रिया जो भविष्य में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। क्रिया जो भविष्य में होगा, क्रिया जो भविष्य में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यानी अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है क्या, इसकी डेफिनीशन क्या है। ठीक है, तो हमने इसमें बताया कि इट डिस्क्राइब एक्शन, यह दर्शाता है कि जो विल टेक प्लेस, क्रिया जगह लेगा, समय लेगा, स्थान लेगा आने वाले समय का या फ्यूचर में, वह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट कहलाता है। यह एन एक्शन डेट विल बी इन फ्यूचर, एक क्रिया जो फ्यूचर में होगा वह हमारा फ्यूचर कहलाएगा। ठीक है, आप एकदम पूरे फोकस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ आप हमें देखिए, आपको आज के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट में कभी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, तुम करोगे, यू विल डू, ये जाएंगे, वे जाएंगे, दे विल गो। आप देख रहे हैं कि ऐसी क्रिया में आपका गा आ रहा है, गे आ रहा है और गी आ रही है। तो इसके बाद इसकी पहचान हम आपको हिंदी में भी बताने वाले हैं कि ये आपका जो डेफिनीशन हो गया, ये डेफिनीशन हो गया, ये आपका इंग्लिश से रिलेटेड हो गया। अगर इसे ही पहचान करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, तुम करोगे, यू विल डू, वे जाएंगे, दे विल गो, तो ऐसे बातों को समझने के लिए आप देखेंगे कि इसके मुख्य क्रिया में गा गे गी भी लगा रहता है। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए और फिर हम आगे की ओर चलते हैं। इसकी एक पहचान हो सकती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान। अगर मैं पहचान की बात करूं कि भैया इसकी पहचान क्या होगी, तो आप कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया में, हिंदी में आप समझ आइए, मुख्य क्रिया में गा गे गी लगा होता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट को समझना है तो हम कह सकते हैं कि मुख्य क्रिया में गा गे गी लगा होता है या हो सकता है। लेकिन अभी मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल देने वाला हूं जिसमें गा गे गी रहेगा पर वह फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिखा जाएगा। अगर आप उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं तो वह आपका गलत हो जाएगा। तो आपको जो मैंने पहले और दूसरे डेफिनेशन दिया इंग्लिश में, वो तो बिल्कुल डेफिनेट सही है, लेकिन अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप गा गे गी को समझिए, लेकिन अगर गा गे गी के साथ नियरेस्ट फ्यूचर प्लान आ जाए, नियरेस्ट टाइम आ जाए, तो उसे आप फ्यूचर में न लिख के उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, चाहे वह आपका करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस आ जाए या आपका ट्रांसलेशन आ जाए या 12th में आने वाले एग्जाम हो या वह कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस हो। आप ये ध्यान देंगे कि अगर नियरेस्ट फ्यूचर प्लान है
और वह फ्यूचर में काम जा रहा है, फिर भी हम उसे लिखेंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट में। तो उसे भी हम समझेंगे। पहले इस बातों को समझ लीजिए और इसके एग्जाम्पल को समझ लीजिए कि यहां मैंने आपसे कहा कि हमारा मुख्य क्रिया में गा, गे, गी लगा होता है, तो हम समझ जाते हैं कि यह हमारा क्या है, फ्यूचर एंड डेफिनिट है। और हम एग्जाम्पल भी बड़े अच्छे से ले लेते हैं। यहां पे आइए, मैं आपको एग्जाम्पल करा दूं, उसके बाद स्ट्रक्चर का बात करेंगे कि वह आएगा, he will come, तुम करोगे, you will do, राधा नाचेगी, राधा विल डांस। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे गा आया, यहाँ पे गे आया, यहाँ पे गी आया, तो हम इसे कह देंगे समझने के लिए कि यह भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है और इसको हम इस आधार पर बना देंगे। लेकिन यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है, बहुत खास बात समझना है, जिसे आप नोट में ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर फ्यूचर एंड डेफिनिट का ये फ्यूचर एंड डेफिनिट को ही समझना है, लेकिन हम यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि हम लोगों ने जो समझा है कि हिंदी में गा गेगी मुख्य क्रिया में हो तो वह फ्यूचर में ही होगा, तो कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। और ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वाक्य में नियरेस्ट फ्यूचर प्लान दिया रहता है। अगर नियरेस्ट टाइम आ जाएगा और वाक्य फ्यूचर में भी लिखा हुआ है तो उसे हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट में लिखेंगे। जैसे यहां पे हमने डेफिनिट एक एग्जांपल ले लिया कि प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो अगर आप बनाते हैं पीएम विल कम टुमारो, मेरे प्यारे बच्चों आपका ये गलत नहीं माना जाएगा अभी तक, इसलिए क्योंकि आपने देखा है कि अगर यहाँ पे गे है, यहाँ पे क्या है, गे है, तो इसे आप फ्यूचर मान रहे हैं। लेकिन आप याद कीजिए अभी मैं बताया हूं कि फ्यूचर हो लेकिन नियरेस्ट फ्यूचर प्लान हो, इसमें कल दे दिया तो यह क्या हो गया, प्रेजेंट एंड डेफिनिट हो गया। इसीलिए ऐसे वाक्यों पर भरोसा नहीं करे, ये आपका धोखाधड़ी हो सकता है आपके साथ, तो ऐसा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री कल आएंगे तो आप इसे लिख सकते हैं पीएम कम्स टुमारो। इन बातों को मैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट पढ़ाते समय भी मैं पढ़ाया हूं कि जब आपकी पढ़ाई प्रेजेंट एंड डेफिनिट में हो रही थी तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट में भी मैंने आपको बताया था कि आप ऐसा भूल नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आप धोखा खाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। मूवी कल चलेगी, है कि नहीं, तो कल आ गया तो नियरेस्ट फ्यूचर प्लान हो गया। मैं कल आऊंगा, तो मैं कल आऊंगा तो आप बोलिएगा आई विल कम टुमारो, ऐसे आप बोल सकते हैं। लेकिन आपका ग्रामेटिकल तभी अच्छे से होगा जब बोलेंगे आई कम टुमारो, कल मैं आता हूं, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे कि अगर गागेगी के साथ गागेगी है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, एकदम सही बात है बच्चों। लेकिन इसके साथ यहाँ पे नियरेस्ट फ्यूचर प्लान आ गया, अगर यहाँ पे नियरेस्ट फ्यूचर प्लान आ गया तो यह हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट एंड डेफिनिट हो गया। ऐसा भूल कभी नहीं करेंगे। हर बोर्ड के एग्जाम में एक दो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, या किसी भी टीचर का एग्जाम हो, है ना, या वह बैंकिंग का हो, या किसी भी एसएससी जीडी वगैरह वगैरह का हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो वहां पे भी बच्चे धोखा खा जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां तक हम बात को समझ गए हैं।
अब हमें इसे समझना है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं लिख पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहां जाकर नोट कर लेंगे कि आज की पढ़ाई क्या हुई है, और उससे भी पहले समझ लेंगे हम। ठीक है, अब चलते आगे की ओर और हम इसके स्ट्रक्चर की पहले बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस, यानी फ्यूचर एंड डेफिनिट का बनावट क्या होगा, जब हम वाक्य को बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, इन बातों को समझना है कि फ्यूचर एंड डेफिनिट का अगर हमारा ट्रांसलेशन दिया रहेगा तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, हम वाक्य को कैसे समझेंगे, ये हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ गए। फ्यूचर एंड डेफिनिट को पकड़ना कैसे है, समझना कैसे है, ये हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ गए। लेकिन अब हमें स्ट्रक्चर यानी बनावट को समझ लेना है कि हम अगर समझ लेंगे कि यह हमारा वाक्य फ्यूचर एंड डेफिनिट का है तो हमें बनाना कैसे है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर यानी बनावट। तो अगर हमारा फ्यूचर एंड डेफिनिट का पॉजिटिव वाक्य रहेगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा निगेटिव रहेगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा क्वेश्चंस रहेगा यानी प्रश्नवाचक रहेगा, इंटेरोगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, और हमारा इंटेरोगेटिव में भी जब निगेटिव हो जाएगा यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक हो जाएगा तो क्या करेंगे, और WH फैमिली हो जाएगा, कब क्यों कैसे से हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य होगा तो हम क्या करेंगे, निगेटिव यानी हमारा नकारात्मक वाक्य होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रश्नवाचक होगा, क्वेश्चंस माने प्रश्नवाचक होगा तो हम क्या करेंगे, और हमारा जब प्रश्न नकारात्मक वाक्य होगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य होगा तो हम क्या करेंगे, और हमारा कब क्यों कैसे से होगा, WH फैमिली से होगा तो हम क्या करेंगे, है कि नहीं। तो ये तो सारे जितने भी अभी तक आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है सभी में मैं समझाया हूं और इसका भी मैं समझाऊंगा। तो देखिए, अगर हमारा पॉजिटिव वाक्य होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट एक दो बार नहीं, मैं कितना बार समझा चुका हूं कि सब्जेक्ट क्या है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहते हैं, चाहे वह WH फैमिली हो, चाहे वह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, पर्सनल प्रोनाउन हो, चाहे वह रिफ्लेक्स कुछ भी हो, है ना। और नेम तो जानते ही, कोई भी नेम दुनिया का वह होगा वह हमारा क्या होगा, नाउन होगा। तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे शैल या विल, शैल या विल लिखेंगे। अब यहां पर भी समझना है कि शैल कहां लगेगा और विल कहां लगेगा, तो धैर्य रखिए, वो भी समझ में आने वाला है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 लगाइएगा और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक रहेगा तो पहले आप सब्जेक्ट देंगे, फिर आप शैल देंगे और या विल देंगे, है कि नहीं, और नॉट दे देंगे शैल और विल के साथ, और यहाँ V1 और प्लस ऑब्जेक्ट दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखना है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल के साथ नॉट लगा दीजिए तो सेंट हो जाता है, सेंट, ध्यान रखिएगा, सेंट, है ना। जैसे अरंट, इजंट, अमंट को सभी को हम एंट लिख दिए थे, उसी प्रकार से ये भी है कि शैल में नॉट लग जाएगा तो सेंट लिखेंगे, और विल में नॉट लग जाएगा तो हम वोंट लिखेंगे, फिर V1 देंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर प्रश्नवाचक होगा तो सबसे पहले हम शैल लिखेंगे, शैल के बाद हम क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, है ना। अगर विल आने वाला है तो विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, शैल और विल देने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, किसमें, प्रश्नवाचक में, और प्लस V1 लिखेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे।
ठीक। अगर क्वेश्चन नकारात्मक हो जाएगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक हो जाएगा, तो पहले आप सेंट लिख दीजिए या वॉन्ट लिख दीजिए। वॉन्ट लिख दीजिए, प्लस में आप सब्जेक्ट कर दीजिए, V1 कर दीजिए और ऑब्जेक्ट कर दीजिए। ठीक। और WHO कब क्यों कैसे से हो, पहले WH फिर विल या सेल लिख दीजिए और इसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए, V1 लिख दीजिए और आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा कर दीजिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, इसी के माध्यम से हम क्वेश्चंस को करेंगे। जल्दी जल्दी आप लिख लीजिए। और ये भी यहां पे हमें समझ लेना है यहां पे कि यूज ऑफ सेल विल, है ना, यानी सेल या विल का प्रयोग, सेल या विल का प्रयोग। अब देख लीजिए, जैसे ये सेल है तो सेल का यूज हम करते हैं आई के साथ और वी के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ। किसके साथ हो, फर्स्ट पर्सन के साथ। यह हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। आगे है हमारा विल। विल का प्रयोग हम यू के साथ, ही, सी, इट या कोई नेम। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो है ना, सेकेंड पर्सन के साथ, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, है ना, यानी विल का प्रयोग जो होता है वह सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बाद साथ होता है, और सेल जो होता है वह फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये भी बात जान जाइए कि जब आप पढ़ते पढ़ते जब थोड़े से अपना लेवल बढ़ाइएगा तो मैं ये भी पढ़ाने वाला हूं कि आई के साथ सेल नहीं विल का भी प्रयोग होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि सभी लोग पढ़ते हैं या बहुत सारे शिक्षक गण पढ़ाते हैं या बच्चे पढ़ लेते हैं कि ऑलवेज यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ सेल ही विल ही आएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, जब बात हो परमिशन का यानी उद्देश्य का, बात हो ऑर्डर का, बात हो कंपल्सन यानी अनिवार्यता का, तो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी सेल का प्रयोग होता है, जो कि हम एकदम आंख बंद करके ये जानते हैं कि सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जो प्रयोग होगा वह सिर्फ किसमें होगा, यानी यू और थर्ड पर्सन में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप यू के साथ और ही सीट के साथ भी आप सेल का प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि वैसा कंडीशन पढ़ना होगा। ठीक है, तो जल्दी से इसे स्ट्रक्चर को लिख लीजिए। अब हम इसके वाक्यों को देखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, बिना नोट करे नहीं जाना है। ठीक है, अब इसके वाक्यों की ओर हम चलते हैं। यहां पे हम सारे कुछ को देख लिए और इसके वाक्य की ओर चलते हैं कि इसका वाक्य बनाइए, कुछ है कि नहीं। चलिए हम अफर्मेटिव निगेटिव सबको देखेंगे। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, हाँ, तो हो जाएगा आई शैल टीच, आई शैल टीच। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई शैल नॉट टीच। ठीक, या इसी को आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, आई shan't टीच।
इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रश्नवाचक बनाइए, क्या मैं पढ़ाऊंगा, पहले शैल लिख दीजिए, शैल आई टीच। चौथा, क्या मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्या मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सेंट आई टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, डब्ल्यूएच बना लीजिए, मैं कहाँ पढ़ाऊंगा, या किसे पढ़ाऊंगा, किसे भी आप लिख सकते हैं। मैं कहाँ पढ़ाऊंगा, वेयर शैल आई टीच, मैं कहाँ पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसे बातों को आप देख सकते हैं कि मैं पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई शैन टीच, क्या मैं पढ़ाऊंगा, शैल आई टीच, क्या मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सेंट आई टीच, मैं कहाँ पढ़ाऊंगा, वेयर शैल आई टीच। है कि नहीं, ऐसे जल्दी जल्दी से आप लिखते भी रहेंगे। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, वह आएगी, वह आएगी, सी विल कम, सी विल कम। इसका नकारात्मक बनाइए, नहीं वाला बनाइए, वह नहीं आएगी, सी ओंट कम, क्या वह आएगी, विल सी कम, क्या वह नहीं आएगी, ओंट सी कम। वह कहां से आएगी, वह कहां से आएगी, फ्रॉम वेयर, या वेयर फ्रॉम, वेयर फ्रॉम विल सी कम, कहां से आएगी, है कि नहीं। इस प्रकार के वाक्यों को आप बना सकते हैं। ठीक है, इसके आगे भी हम पढ़ेंगे, इसके आगे भी हम जाएंगे, है कि नहीं। पहले इतने एग्जाम्पल को आप जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम आगे की ओर चलते हैं। जैसे अब हम यहां पे ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट वाला लेंगे, है कि नहीं, ऑब्जेक्ट वाला लेंगे, है कि नहीं। वह उसे पढ़ाएगी, तो जो मैं स्ट्रक्चर पढ़ाया हूं ना उसी पे आपको चलना है, खुद ही आपको सब कुछ आ जाएगा, आपको जरा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना बेसिक से जितना हो सके उतना मैं नीचे स्तर से पढ़ाता हूं, बेशक बाद में आप हाई लेवल के पढ़े या ना पढ़े, लेकिन अभी आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, तो एकदम ऑटोमेटिक है कि आप हाई लेवल का भी पढ़ लेंगे। वह उसे पढ़ाएगी, सी विल टीच हर, वह उसे पढ़ाएगी, हाँ, है कि नहीं। निगेटिव इसका बना लीजिए, वह उसे पढ़ाएगी, तो इसका निगेटिव अगर हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, सी ओंट टीच हर, वह उसे नहीं पढ़ाएगी। क्या वह उसे पढ़ाएगी, विल को पहले लिखिए, विल सी टीच हर, क्या वह उसे पढ़ाएगी, क्या उसे नहीं पढ़ाएगी, ओंट सी टीच हर, क्या वह उसे नहीं पढ़ाएगी, है ना। वह उसे क्यों पढ़ाएगी, वह उसे क्यों पढ़ाएगी,
वाई विल सी टीच हर। इस प्रकार के वाक्यों को आप लिख सकते हैं या बना सकते हैं। जल्दी जल्दी से नोट करते रहिए, छोड़िएगा तो पीछे जाइएगा, छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पे, है कि नहीं। दूसरा एक और वाक्य ले लेते हैं, और वाक्य लीजिए आप, है कि नहीं। मैं उसे पीटूंगा, पीटूंगा, मैं उसे पीटूंगा। आई शैल बीट हिम। यही मैं आपको सिखाया हूं कि आप यहां देख सकते हैं कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका शैल और विल में से एक है, ये आपका क्या है यानी V1 है, और ये आपका क्या है ऑब्जेक्ट है ना। वह उसे पढ़ाएगी तो वह सब्जेक्ट हो गया, उसे ऑब्जेक्ट हो गया। क्रिया किस पर होगा, उसे पे होगा, तो उसे क्या होगा ऑब्जेक्ट हो गया। जिस पे क्रिया होगा वह ऑब्जेक्ट होगा। यहां पे ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा V1 हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मैं उसे पीटूंगा, आई शैल बीट हिम। अब इसका निगेटिव बनाते रहिए, मैं उसे नहीं पीटूंगा, तो क्या हो जाएगा आई शैल में नॉट जोड़ते तो क्या हो जाता है सेंड, आई सेंड बीट हिम, आई शैल बीट हिम, मैं उसे नहीं पीटूंगा। इसका प्रश्नवाचक बनाइए हो तो हो जाएगा शैल आई बीट हिम। मैं उसे नहीं पीटूंगा, है कि नहीं, मैं उसे क्या मैं उसे पीटूंगा, तो सेंड, सेंड आई बीट हिम, क्या मैं उसे नहीं पीटूंगा। मैं उसे क्यों पीटूंगा, है ना, तो वाई शैल आई बीट हिम। इस प्रकार के वाक्यों को हमें पढ़ना और समझना होता है, किसमें, तो फ्यूचर एंड डेफिनिट में। यही वाक्य आपका फ्यूचर एंड डेफिनिट में आता है और इसे ही हमें समझना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से पहले जो है फ्यूचर एंड डेफिनिट को कंप्लीट कर लीजिए, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट को कंटिन्यूअस को सही कीजिए, और सारे टेंस में जितने भी, चाहे वो प्रेजेंट एंड डेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, किसी भी टेंस का चारों पॉइंट आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अच्छे से कंप्लीट करने के साथ साथ जो बीच बीच में मैं नोट पढ़ाता हूं, उस नोट को कंप्लीट कीजिए। जब आपका टेंस वाक्य में सही टेंस पर आपकी पकड़ हो जाएगी, आप वाक्य को समझने लग जाएंगे, आप उसके दशा को, निर्देश को, डायरेक्शन को समझने लग जाएंगे कि हमें समझना कैसे है, फिर आप बहुत ही अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से जो है आप लोग जो है इसे कवर कर लीजिए और इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पेज मैं ला देता हूं, फर्स्ट पेज से आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा और फिर आप बहुत ही अच्छे हो जाइएगा और अपने दोस्तों में